नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य और स्थल मिले थे। उनका हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे, अलग अलग स्थलों के बारे में, अलग अलग साक्ष्यों के बारे में भी अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से किस प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से किस प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधित है अथवा नहीं। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था और उसके जो साक्ष्य मिलते हैं हमको सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वहाँ से मिलते हैं, यानी कि साहित्यिक साक्ष्य हमको मिले नहीं थे। यदि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मनुष्य को लिपि का ज्ञान तो हो गया था, परंतु यहाँ जो लिपि हमको मिला है उस लिपि के बारे में हम पढ़ने के लिए असमर्थ हैं, यानी कि हम नहीं पढ़ सके हैं अभी तक। और सीधा सीधा यदि मैं पॉइंट पे आऊँ तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उस काल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें या कांस्य युगीन सभ्यता कहें, इस सभ्यता का जो विस्तार था वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही था। बोलने का मतलब यदि हम मैप के थ्रू समझना चाहें उसको, यदि ये भारत है तो यदि हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था ये जम्मू कश्मीर में ऊपर में मांडा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान में बलूचिस्तान। इस तरीके से उसका विस्तार हम कहें तो त्रिभुजाकार के रूप में, यानी कि त्रिभुज के आकार में सिर्फ और सिर्फ उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ही फैला हुआ था। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र बोलने का मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँगा, हालांकि भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें हम, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी तक ज्ञात उत्खनन से हमको पता चला है कि इसका जो विस्तार था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ठीक है। यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तरी सीमा यह जम्मू में मांडा जगह है, जम्मू कश्मीर में इसका उत्तरी सीमा है, ठीक है। यदि हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर, ये वर्तमान मेरठ जिला यूपी में पड़ता है। यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दैमाबाद, ये अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। और यदि पश्चिम की ओर की बात करें हम, पश्चिमी छोर, तो बलूचिस्तान, इंग्लिश में बलूचिस्तान और हिंदी में बलूचिस्तान लिखते हैं, ये पाकिस्तान का वर्तमान में एक प्रांत है। वहाँ तक ये फैला हुआ है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि मैप से भी स्पष्ट दिख रहा है
कि ये वर्तमान भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही इसका विस्तार था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में था जहां अधिकतर नदियां थीं, क्योंकि कोई भी सभ्यता का जो विकास हुआ है प्राचीन काल में नदी किनारे ही हुआ है, क्योंकि मनुष्य को पानी की आवश्यकता थी उस समय। ठीक है, तो नदियों के थ्रू ही उनको मिलता था। तो जैसे नाम से स्पष्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास की क्षेत्र। यदि हम मांडा की बात करें, ठीक है, तो ये जो मांडा है, ठीक है, ये भी नदी किनारे बसा हुआ शहर है। आलमगीरपुर ये भी नदी किनारे बसा हुआ शहर है। दैमाबाद भी है और बलूचिस्तान भी है। तो ये जो सभी मतलब शहर हैं ये सब नदी किनारे ही बसे हुए शहर हैं। तो जिसके वजह से जो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है पूरा नदी किनारे बसा हुआ शहर था। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित था, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो लोकेशन है वो यहाँ आसपास में है। बोलने का मतलब दक्षिणी क्षेत्र कहें, सॉरी दक्षिण पूर्वी कहें या फिर मध्य क्षेत्र कहें, तो उस क्षेत्र तक किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार न होने की वजह से आद्य ऐतिहासिक कालीन कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से हमको नहीं मिलता है। तो जब भी प्रश्न आए, एक दो बार आ चुका है, आपको सीधा सीधा आंसर करना है कि छत्तीसगढ़ से कोई भी आद्य ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य हमको नहीं मिला है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसका क्या हो जाता है? सीधा सीधा पतन हो जाता है। अब आगे देखते हैं, जब आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हमको कोई भी साक्ष्य जब नहीं मिला है तो उसके पश्चात हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है क्योंकि कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। यदि हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एरा या एज। तो ऐतिहासिक काल की यदि बात करें तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इसका जो समयावधि है हम मान के चलते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक, या हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 1500 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इस ऐतिहासिक काल के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे पुनः 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। यदि भारत का इतिहास आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पहला प्राचीन इतिहास एशियंस हिस्ट्री, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस रूप में ऐतिहासिक काल को विभाजित करके पढ़ा जाता है। न केवल भारत के इतिहास को बल्कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी ऐसे ही विभाजित करके हम पढ़ेंगे। और यदि मोटे तौर पर हम देखें तो प्राचीन इतिहास की यदि बात करूं मैं, तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे 1500 ईसा पूर्वी से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक के ड्यूरेशन का अध्ययन हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत करेंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय राजवंश हुए, ठीक है, उनका अध्ययन इसी के अंतर्गत करेंगे। जैसे सोमवंश लास्ट तक हम लोग देखेंगे, सोमवंश तक। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो कलचुरियों के शासन व्यवस्था का जैसे ही शुभारंभ हुआ, यानी कि 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक, मराठों के आगमन तक कहें या मराठों का जैसे ही शासन व्यवस्था हम पढ़ेंगे, वहाँ तक हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 1741 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। मराठों का शासनकाल इसी में चालू होगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का हम अध्ययन आगे करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्राचीन इतिहास का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भी हम लोग
वैदिक काल का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ वैदिक काल में, मतलब किस प्रकार की स्थिति रही, या वैदिक काल में जो आर्य थे वो छत्तीसगढ़ से परिचित थे, इस क्षेत्र से परिचित थे अथवा नहीं थे, और थे तो किस नाम से जाना जाता था। इन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन काल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैदिक काल, वैदिक ईरा। तो ये जो वैदिक काल है इसके समयावधि को हम बांट लेते हैं। तो वैदिक काल का जो समय है वो इतिहास में माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक काल के अंतर्गत 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है और इसका अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल कहने का जो अर्थ है, मतलब क्यों वैदिक काल कहा गया, तो इसका रीजन ये है कि वैदिक जो शब्द बना है वो वेद से मिलकर बना है और इसी समय वेदों की रचना हुई है। जो 4 वेद हैं, ठीक है, उन चारों वेदों की रचना इसी समय हुई है, इसीलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया। अब वैदिक काल को भी हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहले वाले काल को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरे वाले काल को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं या ऋग्वैदिक काल, तो हम ये 2 भागों में बांट लिए इसको। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है उसको हम मानते हैं कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और उसके बाद जो शेष बचा समय है 1000 से लेकर के 600 तक के ईसा पूर्व के समय को हम लोग उत्तर वैदिक काल के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। यदि ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो इसका नाम ऋग्वैदिक काल इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय जो प्रमुख वेद है ऋग्वेद, उस वेद की रचना हुई। यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में ऋग्वेद की रचना होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया। और उसके बाद के समय में अन्य जो वैदिक ग्रंथ हैं, चाहे वो अन्य तीनों ग्रंथ हों, वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे धर्म ग्रंथ हों, चाहे अरण्यक हों, ठीक है, इन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। और ऋग्वेद की रचना इस समय में हुई, इसलिए इसे क्या कहा गया, ऋग्वैदिक काल कहा गया। यदि ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित भी कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता है। अगर हम ये कहें कि ऋग्वैदिक काल से और साथ ही साथ आद्य ऐतिहासिक काल से छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, तो इस तरीके के प्रश्न कभी कभी आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आद्य ऐतिहासिक कालीन कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, और वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद काल, मतलब आपको इसको याद रखना है, वैदिक काल के अंतर्गत भी किसमें, ऋग्वैदिक काल से संबंधित कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें थोड़ा सा यदि हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि मैं इधर मैप बना ले रहा हूं। यदि इंडिया का मैप हम इसको मान लें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात, ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक कालीन समय के पश्चात जब पतन हो गया, ठीक है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास, तो कई विद्वान उनके पतन का अलग अलग कारण बताते हैं। जैसे कुछ विद्वान बताते हैं कि बाह्य आक्रमण तथा साथ ही साथ आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वान बताते हैं कि बाढ़ के कारण पतन हो गया। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आई, कुछ महामारी आया, इसके वजह से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है विनाश हो गया, उसके विनाश का कारण है यह समाप्त हो गया। तो अलग अलग मत हैं, उस मत पे हमको नहीं जाना है। हमको ये समझना है कि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया, चूंकि उसका विस्तार इस क्षेत्र में था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था,
और चूंकि हम ये मान सकते हैं कि आर्यों का आगमन जो है इसी उत्तर पश्चिम बॉर्डर से ही हुआ है भारत में, ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आगमन का भी अलग अलग सिद्धांत है। जैसे मैक्स मूलर का सिद्धांत है मध्य एशिया से आया हुआ है, दयानंद सरस्वती ने कहा है कि उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग मतलब जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग मत दिया हुआ है किनका, आर्यों के आगमन का सिद्धांत दिया हुआ है। तो सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत ये है कि वो मध्य एशिया के मूल निवासी हैं और उन्होंने मतलब मध्य एशिया से वो आए हुए थे। तो जब ऋग्वैदिक काल में, हाँ एक चीज और समझना है कि जो वैदिक काल के निर्माता थे, यानी कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे, उनको आर्य कहा जाता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है, या अभिजात्य या उत्तम, ऐसा कह सकते हैं, वो अपने आप को ऐसा कहते थे। तो जो आर्य हैं उनके द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया, यानी कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य थे। और आर्यों का जो आगमन है वो उत्तर पश्चिम भाग से ही हुआ है भारत में। तो उत्तर वैदिक काल वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल के समय, यानी कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के समय जो आर्य थे वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक ही सीमित थे, यानी कि इसी क्षेत्र तक वो सीमित थे। और पहली बार जहां आकर बसे, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्षेत्र तक वो सीमित थे, यानी कि मध्य भारत कहें या दक्षिण भारत की ओर उनका प्रसार नहीं हुआ था। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में, यानी कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के समय जो छत्तीसगढ़ का कोई भी साक्ष्य हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल की ओर हम प्रवेश करें तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से आर्य जो है परिचित हो गए थे। छत्तीसगढ़ नाम से नहीं, लेकिन उस आसपास के क्षेत्र को वो जानने लगे थे, जान गए थे। और उसका प्रमाण हमको कहाँ मिलता है, इसको हमको जानना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो उसी का महत्व है, उसी को लिखना है, ठीक है। तो इसके साक्ष्य को देखने से पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहला तो ये कि जो 4 वेद हैं, पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। इस सीक्वेंस को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनके रचना के समय को या सीक्वेंस को, ठीक है, पूछ देता है कि सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इसको आपको याद रखना है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, RYSA, ये याद करने का एक सरल तरीका है। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका कि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई, बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और इनके रचना के साथ साथ न केवल उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई, बल्कि इनके साथ साथ उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक की भी रचना हुई। तो इनमें से एक हमको जानना है ब्राह्मण ग्रंथ। मैं इधर लिख ले रहा हूं, जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं इनकी भी रचना हुई। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे ऐसे ग्रंथ हैं जो वेदों के व्याख्या के लिए, यानी कि इन चारों वेदों की व्याख्या करने के लिए इसे गद्य में रचा गया है, यानी कि गद्य के रूप में लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथों को। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इन चारों ही वेदों के क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इन चारों ही वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या मतलब रचना की गई है गद्य के रूप में। तो यदि हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशिकी। यदि यजुर्वेद की बात करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय एक ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा है शतपथ।
यदि सामवेद की बात करें तो मतलब अलग षटविच और पंचविश है, और अथर्ववेद की बात करें तो उसका गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, उसकी आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है, इसका पंचविश षटविश 2 है और अथर्ववेद का केवल 1 है, गोपद ब्राह्मण जिसको बोला जाता है, तो उसकी आवश्यकता हमको अभी यहाँ नहीं है। हमको सिर्फ इन दोनों की आवश्यकता है, कौशितकी और शतपथ, इन दोनों से ही हमको मतलब है, क्योंकि इन्हीं दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। यदि कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इस ब्राह्मण ग्रंथ से हमको किस बारे में पता चलता है, हमको इससे पता चलता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ से हमको पता चलता है विंध्य पर्वत या विंध्यांचल पर्वत के बारे में। यानी कि कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्यांचल पर्वत का वर्णन है। ठीक है, यदि शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक तो रेवा नदी का उल्लेख है, जो कि वर्तमान नर्मदा है, और उसके बाद पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में समुद्र का वर्णन किया गया, विशाल समुद्र का। तो अब हमको समझना है कि जब कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्यांचल पर्वत का जिक्र हुआ है, वर्णन हुआ है, तो आप यदि भारत का मैप देखेंगे अच्छे से, तो यदि छत्तीसगढ़ का लोकेशन यहाँ है, तो जो विंध्यांचल पर्वत है इसका जो विस्तार है, हम ये कह सकते हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तथा छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। किसका? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी का। और छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें, छत्तीसगढ़ का यदि मैप बनाऊं, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया में कैमूर पहाड़ी श्रृंखला है। आगे इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्योंकि हसदो नदी यहीं से निकलती है। तो जो कैमूर पहाड़ी श्रृंखला है वो विंध्यांचल पर्वत का ही हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, यदि विंध्यांचल पर्वत का वर्णन हुआ है किसमें? कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में, तो आर्य किस समय? उत्तर वैदिक काल के समय छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से परिचित थे, ये निष्कर्ष निकलता है। यदि शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो इसमें रेवा नदी या नर्मदा नदी का उल्लेख है, साथ में समुद्र का उल्लेख है। तो जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल भी आपको पता है कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला है उसके बॉर्डर से होता है। और चूंकि नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से होता है और आगे चलकर वो खंभत की खाड़ी में, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं अरब सागर में जाके मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि नर्मदा नदी में 2 छत्तीसगढ़ की सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की, एक बंजर नदी और एक टाडा नदी। ठीक है, ये जो कि कवर्धा से निकलते हैं, आपको पता ही होगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो बंजर और टाडा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। साथ में जब नर्मदा नदी के बारे में जिक्र हुआ है उत्तर वैदिक काल के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, तो जाहिर सी बात है इस आसपास के क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी रही होगी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में आर्यों को नहीं पता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में डेफिनेटली उस क्षेत्र के बारे में वो जान गए होंगे और उनका विस्तार वहां तक हो गया होगा। ठीक है, मतलब बोलने का तात्पर्य यह है कि ऋग्वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ अस्तित्व में था, छत्तीसगढ़ नाम से नहीं, वो क्षेत्र तो रहा होगा, भले ये नहीं जान रहे होंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट प्रमाण हमको मिल जाता है कि आर्य वहां तक पहुंच गए थे और उत्तर वैदिक काल में उनको जानकारी थी इस क्षेत्र की। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता है। और वैदिक काल की यदि बात करें तो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से संबंधित कोई भी साक्ष्य या प्रमाण हमको नहीं मिला है, लेकिन उत्तर वैदिक काल से संबंधित हमको स्पष्ट उल्लेख हमको विभिन्न किनमें वैदिक ग्रंथों में देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद वैदिक काल के बाद हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है रामायण काल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रामायण काल से संबंधित कौन कौन से अवशेष यहाँ मिलते हैं या छत्तीसगढ़ उससे किस प्रकार रिलेटेड है, एग्जाम में इसको पूछता है। ठीक है,
तो हम हेडिंग डाल लेते हैं रामायण काल। तो रामायण काल को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हालांकि आप लोगों को पता होगा कि जो रामायण काल है वो किस समय का काल है, यदि युगों की बात करें, क्योंकि 4 युग होते हैं, ये आपको पता होगा। पहला युग को बोला जाता है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, मैं क्रम से ही लिख रहा हूं ना, चौथा है कली युग। ये इसका क्रम है, आपको याद रखना है। सतयुग, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र वाला जो समय था उसको सतयुग कहते हैं। त्रेता युग में राम मतलब विष्णु जी राम के रूप में अवतार लिए, द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिए, और कलियुग वर्तमान में चल ही रहा है। तो ये जो रामायण काल है वो त्रेता युग से संबंधित है, जिसमें विष्णु जी रामचंद्र के रूप में अवतार लिए, और द्वापर युग में जो महाभारत काल का समय है कृष्ण के रूप में अवतार लिए। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि सबसे पहले वहाँ 1-2 चीज़ें और आपको समझना है कि रामायण की रचना किसने की। रामायण की जो रचना है आपको पता ही होगा, ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, जो कि संस्कृत में है, संस्कृत में इसकी रचना की गई है वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और आधुनिक विद्वान जो हैं उन लोग मानते हैं कि इसकी जो रचना काल है वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई है, ऐसा माना जाता है विद्वानों की माने तो, या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी मानते हैं कुछ लोग। तो रामायण का जो रचना काल है वो 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ है, और इसके जो रचना करता है महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की है। अब आगे बढ़ते हैं कि रामायण काल से संबंधित मतलब जो स्थल है छत्तीसगढ़ में वो कौन कौन से, और छत्तीसगढ़ किस प्रकार रामायण काल से संबंधित रहा, या उस समय इसके अवशेष थे या अस्तित्व में था, ये समझना है। तो सबसे पहले मैं जिला और जिले के साथ साथ जो स्थान है उससे संबंधित चर्चाएं करता चलूंगा, आपको नोट करना है। तो पहला नंबर चीज़ तो एक जो मतलब कथा है उसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है ये मोटा मोटा रफ डायग्राम बनाया हूं मैं। तो जो छत्तीसगढ़ है, जो वर्तमान समय का छत्तीसगढ़ है, ये 2 अलग अलग मतलब नामों से जाना जाता था, हम ये कहें, क्योंकि एग्जाम में इसी को पूछता है कि रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ को हम किस नाम से जानते थे। रामायण काल के समय हम छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, एग्जाम में पूछ चुका है। तो वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उसका स्वरूप उस समय ऐसा नहीं था, ये 2 अलग अलग भागों में था। बस्तर अलग था छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ को हम लोग दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे उस समय, यानी कि उस समय इसे दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। और जो बस्तर वाला क्षेत्र है, इस बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों ही नामों को आपको स्पेशली याद रखना है कि रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल तथा बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ये जो बस्तर है बाद में आधुनिक काल में छत्तीसगढ़ के साथ मिला, अभी इसका अस्तित्व नहीं था, उस समय अस्तित्व नहीं था। वर्तमान में जो है वो आधुनिक काल में आके मिलता है, मैं बताऊंगा आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल तथा बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो ये तो हो गया नाम की बात। और एक जनश्रुति के आधार पर हम ये देखें तो ये जो छत्तीसगढ़ है या दक्षिण कोसल है उस समय का तत्कालीन, उस समय वहाँ एक राजा हुए, ठीक है। जनश्रुतियों के आधार पर जो राजा थे उनका नाम था भानुमंत। ये जो भानुमंत राजा हुए, इनकी बेटी थी कौन? कौसल्या। अब नाम से आप जान गए होंगे। ये कौसल्या, इनका जो विवाह हुआ, इनका विवाह किनके साथ हो गया? राजा दशरथ के साथ। और ये राजा दशरथ कौन है? राम के पिता हैं।
यानी कि जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, दक्षिण कोसल का क्षेत्र, वहाँ एक राजा हुए भानुमंत, उनकी पुत्री थी कौशल्या, और कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ और इनके जो पुत्र हुए राम हुए। ठीक है, चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कालांतर में यानी कि भानुमंत के पश्चात जब इनकी मृत्यु होगी तो इधर का पूरा जो क्षेत्र है यानी कि दक्षिण कोसल का क्षेत्र है वो राजा दशरथ को प्राप्त हुआ, और राजा दशरथ के साथ ही साथ रामचंद्र जी को प्राप्त हो गया। और रामचंद्र जी के पश्चात उनके दो बेटे हुए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। बड़े बेटे का नाम है लव और छोटे बेटे का नाम है कुश। तो लव को छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मिला, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में उन्होंने शासन किया या सत्ता मिली, और उन्होंने वहाँ जो अपनी राजधानी बनाई वो श्रावस्ती को बनाई, श्रावस्ती, इसको राजधानी उन्होंने बनाया। दक्षिणी क्षेत्र कुश को मिला, दक्षिणी क्षेत्र में कुश ने जो राजधानी बनाई वो कुश स्थली को बनाई। तो ऐसा प्रमाण और जनश्रुति के अनुसार हमको पता चलता है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है रामायण काल से संबंधित था। तो न केवल ये जनश्रुति है बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अभी वर्तमान समय में ऐसे स्थल हैं जो रामायण काल से संबंधित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हम जिला वाइज उन जगहों के नाम देखें और उनसे संबंधित घटनाएं देखें तो आप लोग उसको नोट करते चलें। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सरगुजा जिला। यदि सरगुजा जिले की बात करें तो रामायण काल से संबंधित यहाँ बहुत सारे स्थल हैं, जैसे रामगढ़ की पहाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, पर्यटन स्थल है रामगढ़ की पहाड़ी। ये वही पहाड़ी है जहाँ किसकी रचना हुई थी, मेघदूतम, कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। रामगढ़ की पहाड़ी, सीता वेंगरा, ये गुफा है क्योंकि वेंगरा का मतलब गुफा होता है। लक्ष्मण वेंगरा, ये भी वहीं स्थित है, ठीक है। किष्किंधा, ये भी वही स्थित है। आप लोग यदि रामायण निश्चित रूप से देखे होंगे तो उसमें आप लोग जानते होंगे किष्किंधा का जिक्र हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये वही पर्वत है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किनका वध किया था, बाली का वध किया था, ठीक है, सुग्रीव के भाई। तो ये सारे जो स्थान हैं अभी वर्तमान में सरगुजा जिले में स्थित हैं। दूसरा नंबर यदि हम रायगढ़ जिले की बात करें तो रायगढ़ जिले में राम झरना है, ये भी आप सुने होंगे या गए होंगे। तीसरा नंबर यदि मैं जांजगीर चांपा की बात करूं तो जांजगीर चांपा में दो जगह हैं। पहला है खरौद, जहां खरदूषण का वध किया था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, ठीक है। दूसरा है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण से भी आप लोग परिचित होंगे क्योंकि यही वो जगह है जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किनके, जो सबरी के जूठे बेड़ को खाए थे, ठीक है। चौथे जिले की बात करूं मैं, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में एक जगह है तुरतुरिया। तुरतुरिया आप जानते हैं कि ये महर्षि वाल्मीकि के मतलब आश्रम है, ये उनका क्या है आश्रम जहां लव कुश का जन्म हुआ था, ठीक है। पांचवा नंबर यदि और देखें हम लोग आगे बढ़ें तो धमतरी। धमतरी जिला में सिहावा पर्वत है जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, ठीक है। छठवां नंबर यदि देखें कांकेर, जो कांकेर जिला है वहाँ पंचवटी है जहाँ सीता माता का हरण हुआ था वनवास के दौरान। सातवां हम देखें बस्तर, तो बस्तर में दंडकारण्य है। वनवास के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी, ऐसी मान्यता है कि यहाँ कुछ समय बिताए थे। तो ऐसा बहुत सारे मतलब ऐसे जगह है रामायण कालीन, ठीक है, जो मतलब रामायण काल से संबंधित है छत्तीसगढ़ में।
तो इसी वजह से आप इन सबको याद रखें, इसको नोट भी करना जरूरी है, नोट कर लें। इसी वजह से अभी वर्तमान समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राम वन गमन पथ, ये आप सुने ही होंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये सभी जगहों को आप लोग याद रखें, ठीक है, मेंस वगैरह में तो बहुत काम आता है ये लिखने के लिए। तो यदि राम वन गमन पथ की बात करें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राम वन गमन पथ के बारे में यदि हम देखें तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, राम वन गमन पथ। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, ठीक। तो आगे हम ये समझेंगे कि ये जो राम वन गमन पथ है, ऐसी मान्यता है कि जब 14 वर्ष के वनवास के लिए रामचंद्र जी निकले तो छत्तीसगढ़ से होते हुए लगभग 75 स्थानों से वे गुजरे थे। छत्तीसगढ़ में ही 75 स्थानों से वे गुजरे थे, 75 स्थानों। और इन 75 स्थानों में से कुल 51 स्थानों में वे कुछ समय तक रुके थे। इन्हीं जो 51 स्थान हैं, इन्हीं 51 स्थानों का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाना है। ये उनका वो योजना है, ठीक है। तो इनकी जो यदि कुल लंबाई देखें तो कोरिया जिला से लेकर के सुकमा जिला तक 2260 किलोमीटर की लंबाई तक का एरिया है कुल। तो 51 स्थानों में वो कुछ न कुछ समय व्यतीत किए थे, इसलिए उन स्थानों को चिन्हांकित करके उसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। और ये जो 51 स्थान हैं, इसको चिन्हांकित करने का आधार क्या था, कैसे जाने? तो 2 पुस्तकें हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें। एक है मन्नूलाल यदु, ठीक है, इनकी रचना है, मतलब इनका एक रचना है, बुक का नाम है दंडकारण्य रामायण। और दूसरा है डॉक्टर हेमू यदु है, ये यदु, इनकी रचना है छत्तीसगढ़ पर्यटन। तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं, इन्हीं के आधार पे इन 51 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अभी शुरुआत में, आरंभ में कुल 9 स्थानों को प्राथमिकता दी गई है और उनसे कार्य चालू किया जा रहा है। तो 9 स्थानों में से कौन कौन से वो 9 स्थान हैं जहां से शुरुआत किया जाएगा, उनके बारे में बता दे रहा हूं। तो उनमें से पहला है कोरिया जिला, क्योंकि प्रवेश वनवास के समय कोरिया जिला से हुआ था उनका। तो कोरिया जिले में यदि हम देखें तो सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, ये कोरिया जिले में ये पहला स्थान है। यदि हम मैप के थ्रू देखें मैं एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के मैप बना दे रहा हूं। यदि हम इसको छत्तीसगढ़ का मैप समझें तो यहाँ कोरिया जिले में यहाँ सीतामढ़ी हरचौका उस स्थान से शुरुआत किया जाएगा, ठीक है, यानी कि वो स्थान शामिल है, शुरुआत तो नहीं। दूसरा यदि हम देखें सरगुजा जिला, तो सरगुजे जिले में रामगढ़ जो स्थान है, रामगढ़ की पहाड़ी, हम यहाँ आसपास समझ सकते हैं, ये सरगुजा जिला है, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तीसरा नंबर हम देखें जांजगीर चांपा। यदि जांजगीर चांपा की हम बात करें तो जांजगीर चांपा में जो खरौद है, या हाँ खरौद,
वहाँ, और साथ में यही खरौद और सिवरी नारायण, सॉरी खरौद नहीं है, हालांकि वो भी स्थान आगे है, लेकिन प्रारंभिक स्टेज में ये सिवरी नारायण है, इस स्थान पे है। चौथे नंबर पे देखें तो बलौदा बाजार, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, बलौदा बाजार में तुरतुरिया, जो कि किनका, वाल्मीकि का आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि का। 5वां नंबर पे देखें तो गरियाबंद, गरियाबंद में राजिम, यहाँ भी गए थे तो इसका भी विकास किया जा रहा है, ठीक है। गरियाबंद हो गया, जांजगीर चांपा हो गया इस आसपास में, ठीक है, ये जांजगीर चांपा हो गया, ये गरियाबंद हो गया, ठीक है। यहीं आसपास में फिर बलौदा बाजार है, यहाँ हो गया। फिर उसके बाद हम देखें तो 6वें नंबर पे कांकेर, ठीक है। कांकेर की यदि बात करें हम लोग, थोड़ा सा नीचे में है ये, कांकेर में पंचवटी, ठीक है। 7वां बात करें हम लोग बस्तर, बस्तर में दंडकारण्य। 8वें की यदि हम बात करें, जांजगीर चांपा हो गया, एक कहीं छूट गया, तुरतुरिया, सरगुजा, रामगढ़ की पहाड़ी, सीतामढ़ी, राजिम, गरियाबंद। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि सिहावा पर्वत धमतरी में श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है। और 9वें में देख सकते हैं रामाराम, या इसको मैं पहले लिख लूँ सुकमा, सुकमा जिले में, ये सुकमा जिले में। फिर यहाँ, फिर हम ये कह सकते हैं और धमतरी में यहाँ, ठीक है, कांकेर और बस्तर, सुकमा। तो इन अलग अलग जिलों में कुल 9 स्थानों में ये जो राम वन गमन पथ है वो अभी शुरुआत में इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हालांकि कुल 51 स्थानों को विकसित करना है, लेकिन अभी शुरुआत में इन सभी 9 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, इसे पहले विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल को पहले ही पढ़ चुके थे। आद्य ऐतिहासिक काल में हम देखें कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल पढ़े, तो वैदिक काल के अंतर्गत हम देखें कि ऋग्वैदिक काल से कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। उत्तर वैदिक काल से हमको साक्ष्य मिला, 2 ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है, नर्मदा नदी और साथ ही विंध्याचल पर्वत का। तो उस तरीके से देखते देखते हम लोग यहाँ राम वन गमन पथ तक पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाएं और इसको याद रखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। खास करके वो वाला याद रखना है कि रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ और बस्तर को किन किन नामों से जाना जाता था। दक्षिण कोसल और दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था और उसका अस्तित्व कैसा था। जैसे प्राक कोसल के नाम से जाना जाता था, महाकांतार के नाम से बस्तर जाना जाता था। तो उन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।